बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी गणित में रेखाखंड। बच्चों आपने गणित की पढ़ाई करते हुए कई प्रकार की आकृतियाँ देखी होगी, आसपास देखी होगी, पुस्तकों में देखी होगी, गणित विषय में भी देखी होगी, जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि। इन आकृतियों में किसी बिंदु से प्रारंभ कर आप पुनः उसी बिंदु पर पहुँच जाते हैं, अर्थात ऐसी आकृतियाँ जिनमें उपरोक्त विशेषताएँ पाई जाती है, अर्थात किसी बिंदु से प्रारंभ करके हम उसी बिंदु पर पुनः पहुंच जाते हैं। तो यही इस प्रकार की आकृतियाँ कहलाती हैं बच्चों बंद आकृति। क्या कहलाती है? बंद आकृति। जैसे आप स्क्रीन पर एक आकृति देख रहे हैं, इसमें मान लीजिए हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ से चलते चलते हम जब जाते हैं तो वापस उसी स्थान पर पहुँच जाते हैं। इसका मतलब है कि ये बंद आकृति है। दूसरी आकृति को ध्यान से देखिए बच्चों, कोई भी एक बिंदु से आप चलना प्रारंभ करते हैं और वहाँ उसी स्थान पर पहुँच जाते हैं, ये भी बंद आकृति होगा बच्चों। इस आकृति को ध्यान से देखिए, किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके हम चलना प्रारंभ, मान लीजिए ए से हमने चलना प्रारंभ किया और पुनः चलते 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 हम ए पर पहुंच गए, अर्थात ये भी बंद आकृति है। मान लीजिए इस आकृति में भी हमने ए से चलना प्रारंभ किया और चलते चलते हम बी पर पहुंचे, बी से सी पर पहुंच गए, सी से डी पर पहुंचे, डी से ई पर पहुंचे, ई से ए पर पहुंचे और ए से जब चलना प्रारंभ किया पुनः ए पर पहुँच गए, अर्थात यह भी एक बंद आकृति होगी। बच्चों अब इन आकृतियों को बहुत ध्यान से देखिए। इन आकृतियों में मान लीजिए हम यहाँ पर से चलना प्रारंभ करते हैं और चलते 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 देखते हैं हम उस स्थान पर वापस नहीं पहुँच पाते, अर्थात इतना गैप छूट जा रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये बंद आकृति नहीं है। ये एक इस प्रकार की आकृति है, खुली आकृति है, क्योंकि यहाँ पर से खुला हुआ है और हम पुनः उस स्थान पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम जहाँ से चलना प्रारंभ किए थे, तो ये कहलाएगा खुली आकृति। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं ए से और बी पर पहुँच जाते हैं, जबकि बी से हम ए पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ ये भी एक खुली आकृति होगी, बंद आकृति नहीं होगी। यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं बच्चों इस तरह से और सीधे सीधे हम बाहर आ जाते हैं, अर्थात वापस नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये भी एक खुली आकृति है। अगली आकृति को देखेंगे तो यहाँ भी जिस जगह से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं उस जगह पर दोबारा पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो यह भी एक खुली आकृति है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी आकृतियाँ जिनमें हम एक स्थान से प्रारंभ करके उसी स्थान पर दोबारा नहीं पहुँच पाते, वो खुली आकृतियाँ कहलाती है। बच्चों सरल रेखा खींचना तो आप सभी को आता है। सरल रेखा को दोनों ओर से इतना बढ़ा सकते हैं जिसका कोई और छोर ना हो, अतः सरल रेखा ऐसी सीधी रेखा है जिसका दोनों ओर जितना भी बढ़ाएं कभी खत्म नहीं होता। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सरल रेखा है बच्चों, इसको जितना खींचिए आप ये बढ़ता ही जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगी, कोई इसका और छोर नहीं है। तो इस तरह की सरल रेखा तो आपने बहुत खींची होंगी, ये सरल रेखा कहलाएगी। अब आइए बच्चों देखते हैं रेखाखंडों की तुलना। तो रेखाखंडों की तुलना हम किन किन विधियों से कर सकते हैं, तो जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों अवलोकन द्वारा पता लगाना। अवलोकन द्वारा पता लगाना, इसके लिए हम क्या करेंगे, अवलोकन द्वारा जब पता लगाना है तो ये मान लीजिए एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है। अब आपको पता लगाना है बच्चों इन दोनों रेखाओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, आपको अवलोकन करना है। ये इस तरह से दो रेखाएं हैं बच्चों, आपको इसमें पता लगाना है कौन सी रेखा छोटी है और कौन सी रेखा बड़ी है, इनमें आपको पता लगाना है। मान लीजिए इस प्रकार की रेखाएं दी गई है, अब आपको पता लगाना है कौन सी रेखा बड़ी है और कौन सी रेखा छोटी है। तो ये हमको कैसे पता लगाना है, आपको स्केल का प्रयोग नहीं करना है, ना डिवाइडर का प्रयोग करना है, ना कोई पैमाना लेना है, आपको अवलोकन लगाना है, अवलोकन करना, देखना है। अब देखने से आप पता कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए, या जितना भी चित्र देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, और चित्र को देखने से हमको ये समझ में आता है कि रेखाखंड की लंबाई कौन सी अधिक है और किसकी छोटी है। अब हम पहली आकृति को देखें तो ए बी रेखाखंड की लंबाई सी डी से छोटी है, अर्थात सी डी की लंबाई बड़ी है। दूसरी आकृति के ऊपर हम नज़र डालते हैं पी क्यू और आर एस में, तो यहाँ पर आर एस की लंबाई हमको अधिक दिखाई दे रही है। इसी प्रकार तीसरी आकृति में हम नज़र डालें तो ए बी की लंबाई सी डी से ज़्यादा प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि अवलोकन द्वारा भी हम रेखाखंडों की तुलना कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरी विधि, स्केल की सहायता से सही मापन। अब मान लीजिए बच्चों हम तुलना से पता तो लगा लिए कि इन दोनों रेखाओं में पहले वाली रेखा से दूसरी वाली रेखा बड़ी है, लेकिन दोनों की लंबाइयाँ क्या है ये हमें नहीं मालूम। तब उसके लिए हमको लेनी पड़ेगी स्केल की सहायता। स्केल जिसको हम रूलर भी बोलते हैं, स्केल से हम दोनों को मापेंगे और मापने के बाद हम पता लगाएंगे कौन सी रेखा का माप कितना है और कितनी बड़ी है। जैसे मान लीजिए इस रेखा की लंबाई हमने मापा, ये हमको 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ स्केल से, इसको हमने मापा हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब यहाँ से पता चली गया कि भाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाली लाइन बड़ी होगी, लेकिन कितनी बड़ी होगी ये कैसे पता चलेगा। तो हमने स्केल से दोनों की पैमाना लिखा और पैमाना लिख करके हमने बड़ी वाली
जो पैमाना है 5 सेंटीमीटर, उससे हम छोटे वाले को घटा दिए, हमको पता चल गया कि जो बड़ी वाली लाइन थी छोटी वाली लाइन से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। तो इस तरह से हम स्केल की सहायता से सही माप कर सकते हैं। बच्चों, आपने देखा कि स्केल की सहायता से हम उन रेखाखंडों की लंबाई माप सकते हैं जहाँ स्केल सीधी रखी जा सकती है। यदि हमें गिलास के मुख की लंबाई मापना हो तो हम स्केल से नहीं नाप सकते, तब उसके लिए हम प्रयोग करेंगे डिवाइडर। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। डिवाइडर कैसा होता है आप सबने देखा होगा। देखिए इस तरह से डिवाइडर होता है बच्चों, आपको आकृति बनाकर बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। इस तरह से होता है डिवाइडर, जिसके दोनों ओर नुकीले होते हैं। आप सबने देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इस तरह से डिवाइडर होता है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको एक गिलास के मुंह की लंबाई नापना है। ये इस तरह से एक गिलास है बच्चों, इस गिलास के मुंह की आपको लंबाई मापना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है कि एक डिवाइडर लेना है। इस डिवाइडर को गिलास के मुंह के ऊपर इस प्रकार आपको रखना है। ये इस तरह से आप गिलास के मुंह के ऊपर रख दीजिए। इतना फैलाएं कि वो जो नोक है उसका गिलास की भीतरी दीवारों को स्पर्श करे। अब डिवाइडर को बिना दबाए यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से निकालने के बाद उसको कहाँ रखेंगे बच्चों? स्केल पर रखना है आपको। स्केल पर रख लीजिए। स्केल पर रखने से आपको पैमाना पता चल जाएगा इसकी लंबाई कितनी है। अब स्केल पर रखने के बाद जहाँ पर वो पहुँचता है देख लीजिए कहाँ पर उसकी लंबाई पहुँचती है। मान लीजिए डिवाइडर की लंबाई यहाँ तक आती है और ये पैमाना में लिखा हुआ है, जितना भी इकाई लिखा हुआ होगा वो गिलास के मुंह की चौड़ाई होगी। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, डिवाइडर के द्वारा सही मापन का पता लगा सकते हैं गिलास के मुंह की लंबाई कितनी है। बच्चों, आप अपनी कक्षा में बैठे बैठे आपके चारों तरफ फैली चीज़ों को देखते होंगे। निश्चित रूप से आप कक्षा में बैठे हैं तो चारों तरफ हमारा ध्यान तो जाता ही होगा, जैसे श्यामपट्ट की ओर, खिड़की, दरवाजे, दीवारों की ओर। तो आपका ज्यामिति बॉक्स भी है आपके पास, आप जहाँ बैठे वो मेज है, पुस्तक है आपके पास, स्केल है आदि के किनारों में आप इस प्रकार की रेखाओं को महसूस करते होंगे जो सीधी हो या टेढ़ी हो या मुड़ी हुई हो। जैसे मान लीजिए हमने श्यामपट्ट को देखा बच्चों, तो श्यामपट्ट के किनारे से हमको अनुमान लगा सकते हैं कि ये रेखा कैसी है, सीधी है कि तिरछी है। तो सीधी रेखाओं से जाकर मिल रही है श्यामपट्ट। हम जैसे मान लीजिए बच्चों पुस्तक को देखते हैं, तो पुस्तक को देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि पुस्तक कैसा है, आयताकार है कि वर्गाकार है। इस तरह से हम पुस्तक से भी अनुमान लगा सकते हैं। आप खिड़की दरवाजे को भी देखते हैं, टेबल को भी देखते हैं, स्केल को देखते हैं, इससे भी अब पता चल जाता है इनके किनारे सीधे हैं या मुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम आसपास के चीज़ों से महसूस कर सकते हैं वो किस प्रकार की रेखाओं से बनी हुई आकृति है। आइए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है बच्चों, दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य आपको पहचानना है। पहला, एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। दूसरा, दो बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तीसरा, रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। चौथा, एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु ले जाएं तो ये सभी बिंदु सररेख बिंदु होते हैं। पांचवा, 3 असररेख बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। अब आपको बताना है बच्चों कि कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। यहाँ पर पहला कथन था एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। 2 बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है, ये कथन सत्य नहीं है। तीसरा था रेखाखंड के लिए केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, बिल्कुल सही बात है बच्चों। चौथी कथन है एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु ले जाएं तो ये बिंदु सररेख बिंदु होते हैं, यह भी कथन सत्य है। और पांचवा था 3 असररेख बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, यह गलत था। तो इस तरह से हो गए इन प्रश्नों के उत्तर। अब आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है। प्रश्न है बच्चों, चित्र में कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। चित्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में आप सब जानते हैं, पहले से ही समझ चुके हैं, पहले आपको बताया जा चुका है, पूर्व क्लास में भी आपने पढ़ा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं क्या है, ये इसकी परिभाषा आप अच्छे जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। तो आपने अवलोकन कर लिया है बच्चों। बताइए कौन सा है इसमें जो प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। वो है पहला जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। ये दोनों रेखाएं समांतर है जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अब आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है। प्रश्न है नीचे दी गई रेखाओं के युग्म में से प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के युग्मों को छांटिए। अब जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि प्रतिच्छेदी रेखा जो नहीं थे उसको हमने छांटा था। अब यहाँ पर आपको बताना है प्रतिच्छेदी रेखा कौन कौन से युग्म में प्रदर्शित हो रही है। तो पहला आकृति, दूसरा आकृति, तीसरा और चौथा आकृति आपको दिखाई दे रहा है। इनमें से आप देखेंगे प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के युग्म कौन कौन से हैं। तो पहले में आप देखेंगे पहला प्रतिच्छेदी रेखाओं प्रदर्शित कर रहा है जिसमें युग्म है AB और CD।
दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरी आकृति में भी परिच्छेदी रेखाएं हैं और परिच्छेदी रेखाओं के युग्म हैं पी क्यू और आर एस। तीसरी आकृति भी परिच्छेदी है। अगर हम टी यू को बढ़ा दें तो आर एस को परिच्छेद कर देगी। तो इसमें परिच्छेद करने वाली रेखाओं के युग्म हैं आर एस और टी यू। जबकि चौथी आकृति पैरेलल है, समांतर है, ये एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करेंगी। अतः पहली, दूसरी और तीसरी आकृति है जो प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करती है। प्रश्न है बच्चों, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में इन बिंदुओं से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? रेखाखंडों को खींचे व उनकी संख्या बताइए। आप चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, आपको इन बिंदुओं को मिलाना है और बिंदुओं को मिलाने के बाद जो प्राप्त रेखाखंड है उनकी संख्या को लिखना है और बताना है। तो सबसे पहली आकृति में आपने मिला लिया है। पहली आकृति में हमने मालूम उनका नाम दिया ABC, AB, AC और BC, कुल मिलाकर 3 रेखाखंड। दूसरी आकृति में AB, AC, BC अर्थात 3 रेखाखंड बनेंगे। तीसरी आकृति में बच्चों AB, AC, BD, AD, BC, CD इस प्रकार 6 रेखाखंड बनेंगे। चौथी आकृति में आप देखेंगे AB, BC, CD, DF, EF, AE, AC, AD, AF, ED, EC, EB, FC, FB, DB इस प्रकार कुल मिलाकर 15 रेखाखंड बनेंगे बच्चों। और पांचवी और अंतिम आकृति है, यहाँ पर AB अर्थात केवल एक ही रेखाखंड खींचे जा सकेंगे। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों यह प्रश्नावली भी हमारा समाप्त होता है, यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट की भी हमको प्रतीक्षा रहती है बच्चों, आप निश्चित रूप से कमेंट्स किया करें। तो बच्चों आपके कमेंट्स के इंतजार में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।